काइबोर रेट है 6 मंथ्स काइबोर, जिस पे ज़्यादातर कंपनीज़ के जो भी फाइनेंस कॉस्ट उनके एग्रीमेंट्स बेस करते हैं, उसमें तकरीबन 3% की कमी हो चुकी है। मींस कि इफ़ेक्टिवली कंपनीज़ का इंटरेस्ट रेट जो है या वो 3% उनके लिए ऑलरेडी कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुरे हालात में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल। अगर मार्केट को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख लें और सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर लें, तो दिस इज़ अगेन नॉट ए बैड स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ कि जब इस तरह के बुरे हालात हो तो शायद काफ़ी चीज़ें आपको बड़े अच्छे रेट पे मिल सकती हैं। अभी जो अच्छी खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि जी हमारे जो टारगेट्स थे वो मीट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो IMF है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच पे 3 महीनों के टारगेट्स पे चलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी मुझे जो आपका फुल फाइनेंशियल ईयर है या फिस्कल ईयर है उसके आप मुझे टारगेट्स का बताएं कि आप कैसे अचीव करेंगे। अभी भी जो 12-13 हज़ार पॉइंट्स का इजाफा है ना, उसमें से 8 या 8.5 हज़ार जो पॉइंट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और आई थिंक सीमेंट के हैं। ठीक है, ये 3 सेक्टर है जिन्होंने 70-80% ऑफ दी एप्रिसिएशन में कंट्रीब्यूट किया अभी तक। देयर आर सर्टन लूप होल्स राइट नाउ, अभी भी हैं। ठीक है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उसमें अभी भी थोड़े से मसले मसाइल हैं। तो हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि जो अच्छा साउंड ब्रांड है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप उसका कैपिटल देखें, उसका वर्किंग कैपिटल देखें और ये सारी चीज़ें वेबसाइट से मिलेंगी, फाइनेंशियल्स पढ़ें। ठीक है, आपने उस चीज़ में उन हाउसेस में जाना है जो कि फाइनेंशियली साउंड है। फिर उन हाउसेस में नहीं जाना जहां मैल प्रैक्टिसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। आज भी जो इंट्राडे की क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था समझना कि ये ऑल टाइम हाई, काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कोई बबल तो नहीं है। और दूसरा, IMF के साथ ऑलरेडी हमारी कुछ बैठक चल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है फ्यूचर के ऊपर और आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है इरफान ऐवान को। इरफान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई ऑलरेडी हमारी स्पेसेस में मल्टीपल टाइम आ चुके हैं खिज़र भाई के साथ जो हम करते थे। सो आई थॉट ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। सो इरफान भाई, बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देंगे, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और आपका प्रोफेशनल जर्नी अभी तक क्या है? जी बेसिकली मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ। मैं ACCA का तकरीबन एफिलिएट मेंबर हूँ और उसके साथ साथ जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, मैं अभी रीजनल हेड हूँ इन अल्फला सिक्योरिटीज़, जो कि बैंक अल्फला की कंपनी है। इससे पहले मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव था एट अस्करी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जो कि अस्करी बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। तो बेसिकली अब अस्करी सिक्योरिटीज़ का देखें तो वो एक डेड यूनिट था। हमने उसको काफ़ी रीस्ट्रक्चर किया, उसको पाकिस्तान के टॉप हाउसेस में, टॉप 10 में हम ले आए थे। सेम इज़ द केस विद अल्फला। अल्फला की प्रेजेंस नहीं थी नॉर्थ रीजन में, तो 2 साल पहले हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आजकल जो है हम यहाँ के टॉप हाउसेस में हमारा शुमार होता है। काफ़ी हमने अपना फुटप्रिंट यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। तो मेरा तकरीबन 21 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है जी। ACCA आपने कब किया था? ACCA मैंने 2007 में किया था। अच्छा, 2007 में किया था। तो आफ्टर डूइंग ACCA आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट से ही? जी, मैं 1999 से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ जी। पर्सनल इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की या आफ्टर ग्रेजुएशन या अपनी? जी करते रहें जी, करते। ठीक है, ज़बरदस्त। चले, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इरफान भाई, अभी पिछले 6 महीने में जब से हम स्पेसेस भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक की सिचुएशन थी, लोग काफ़ी घबराए हुए थे और काफ़ी लोग मार्केट से साइडलाइन भी थे टिल द टाइम के जुलाई के अंदर जो हमारा IMF के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, उसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव हुआ। तो अगर आप उसको थोड़ा समराइज़ कर दें कि पिछले 1 साल में क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या किस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही थी, अगर आप उसको थोड़ा समराइज़ कर दें। देखें, पिछले साल में हमने
काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी है मार्केट में, और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड पे हमारे बड़े इश्यूज़ बन रहे थे, और आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हमारी जो पॉलिटिकल साइड थी उसका कोई एक क्लियर कट डिसीजन हमें नज़र नहीं आ रहा था कि उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, डिफ़िकल्ट मेजर्स कौन लेगा। तो ये जो अनसर्टनिटी थी इसने मार्केट को बड़ा नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया। बट वंस इट्स डिसाइडेड कि अब हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है, उसके सारे मेजर्स को हमने करना है, तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जब आईएमएफ का हमें ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 6 महीनों को मैं ब्रेकअप करना चाहूँगा कि बेसिकली 2 रैलीज़ बनी हैं। पहली जो रैली बनी थी वो आईएमएफ के प्रोग्राम की रैली थी, उसमें जो हमें फैसिलिटी मिली, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट आई, और उससे जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट में इंक्रीज़ हुआ, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज़ इन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हमने देखा कि मार्केट में एक बड़ी अच्छी रैली हमें नज़र आई। उसके बाद फिर थोड़ी सी मार्केट में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन ये जो अभी रैली बनी है इसका जो मेजर ट्रिगर बना वो रुपये की अप्रिसिएशन थी। एज़ यू आर अवेयर के ओपन मार्केट में 340 तक चला गया था, इवन इन इंटर बैंक मार्केट 307 308 का लेवल रुपये ने लगा दिया था, काफ़ी मैसिव डिप्रिसिएशन हो रही थी। लेकिन ये जो होल्डर्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने बड़े कंक्रीट स्टेप्स लिए हैं, इसके बाद जो अप्रिसिएशन हुई है इसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली आई है, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो मज़ीद बढ़ा है। अच्छा, फिर जो दूसरा फैक्टर है इस अभी जो हम रैली देख रहे हैं और काफ़ी एक्सेप्शनल हमें मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, वो ये है कि जो आपका सीपीआई नंबर्स हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 31% से डिक्रीज़ होकर 26% के लेवल पे आ चुके हैं। अब ऑल्दो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट चेंज नहीं किया, लेकिन जो समझने वाली बात है कि जो आपका काइबोर रेट है 6 मंथ्स काइबोर, जिस पे ज़्यादातर कंपनीज़ के जो भी फाइनेंस कॉस्ट उनके एग्रीमेंट्स बेस करते हैं, उसमें तकरीबन 3% की कमी हो चुकी है। इट मींस कि इफ़ेक्टिवली कंपनीज़ का इंटरेस्ट रेट जो है या वो 3% उनके लिए ऑलरेडी कम हो चुका है। इसका एक बड़ा मटेरियल बेनिफिट आया है मार्केट्स में। फिर आईएमएफ का प्रोग्राम एज़ यू आर अवेयर कि जब भी आप उसमें जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है एक मेजर आ जाता है कि जी अब इकॉनमी जो है वो राइट ट्रैक पे जाएगी, तो उस चीज़ ने भी काफ़ी हमें बेहतर उसमें हमें प्रोवाइड किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो ये 2-3 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स में जो है वो सपोर्ट आ रही है। बट अबव ऑल सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस का है। अब ये जो स्टेप्स लिए हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बाहर हो रहा है, ये आपकी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जो भी आपके पास इन्फ्लोज आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसी पीरियड पे ही रहूँ और थोड़ा सा फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी हो, इस तरह के मुश्किल हालात हों, तो एज एन इन्वेस्टर हाउ यू नीड टू बिहेव इन द मार्केट। काफ़ी लोगों को लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यूज़ पे भी वो नेगेटिविटी ही सुन रहे हैं, और बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आपको इतनी नेगेटिविटी मिल रही हो तो प्रैक्टिकली आपने मार्केट्स में बैठ के अपने डिसीजन मेकिंग को कैसे करना होता है। सो आपके ख्याल में व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि जब इतनी डिप्रेस और इतनी अनसर्टेनिटी हो, हाउ एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू बिहेव इन ए मार्केट? यू हैव टू बी प्रूडेंट। आपका पैसा लगा है, अब रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द रिस्क अगर आप मार्केट्स में एंटर हो रहे हैं। अब आपने ये प्लान करना है कि मैं अपना रिस्क मैनेज कैसे करूँगा, मिनिमल रिस्क के साथ मैं स्टॉक मार्केट में कौन सी अप्रोच अपनाऊँगा। तो रिसेंटली ये जो रैली जैसे जैसे डेवलप हुई तो 50,000 प्लस के लेवल्स पे हमने अपने क्लाइंट्स को एक स्ट्रैटेजी बताई कि जी आपने इस लेवल के बाद अब एक्यूमुलेशंस नहीं करनी है, जो पड़ा है उस पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाइए और इंट्राडे या शॉर्ट टर्म फोकस के साथ ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, अब उसका बेनिफिट ये हुआ कि जो मार्केट में रैली बनी है इसका लोगों को बेनिफिट भी हुआ, और उसके साथ साथ एक मिनिमम रिस्क के साथ वो आगे चल रहे हैं। इन केस
जिस तरह के अभी मार्केट में जिस तरह के अभी लेवल्स आ चुके हैं, वी फील ये कि मार्केट अब कंसोलिडेशन की तरफ जा सकती है और मार्केट में एक प्रॉफिट सेलिंग की भी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर यही है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें और वी वुड सजेस्ट कि अब आप इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, नीचे आपको दोबारा मार्केट मौका देगी। और जो अभी मार्केट में आपकी जो अपसाइड नज़र आ रही है इसमें आप शॉर्ट टर्म फोकस फॉर 1 और 2 डेज़ आप एंट्री लें और अपने आप को छोटे प्रॉफिट्स ही सही बुक करके दोबारा से कैश फ्री करें। काफ़ी लोग आई थिंक नए होंगे, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, उसकी डेफिनेशन अगर आप बता दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या? आप हर दिन जो है ना उसको सिंपल टर्म्स में, तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस है, लेकिन सिंपल टर्म्स रोज़ के रोज़ आप ये लगा लो कि यार मैंने आज 4% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना, 5%, वो इट्स अप टू यू कि आप कितना जाना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आप ये चीज़ रखें कि जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएं आप अपने लॉस को भी, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसका लेवल साथ साथ बढ़ाते जाइए, ठीक है, और उसके साथ साथ आप चलते जाएं। काफ़ी जो करंट आईएमएफ के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उस पर भी अगर थोड़ा ब्रीफली बता दें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आईएमएफ देख रहा है और किस तरह एज ए गवर्नमेंट हमारी क्या पोजीशन है, आर वी स्टिल इन द सेम जोन कि जहाँ पे हमारे एंड पे भी कोई डिसाइसिव कोई डिसीजन मेकिंग सॉर्ट ऑफ एक कमी नज़र आ रही थी कि हम काफ़ी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस सिचुएशन में हम आईएमएफ के साथ हैं वैसे? सो अगर फ्रैंकली बात करूं, अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर। अभी जो अच्छी खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि जी हमारे जो टारगेट्स थे वो मीट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच पे 3 महीनों के टारगेट्स पे चलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी मुझे जो आपका फुल फाइनेंशियल ईयर है या फिस्कल ईयर है उसके आप मुझे टारगेट्स का बताएं कि आप कैसे अचीव करेंगे। अब फॉर इंस्टेंस ये जो पिछले पीरियड्स में डिस्काउंट रेट्स बढ़े हैं या पॉलिसी रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये आया है कि जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कॉस्ट बजट की थी वो भी न्यूज़ आ रही है कि 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से ओवरशूट कर गई हैं, यानी हमने बजट कम किया है और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट साल की बहुत ज़्यादा होंगी, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से। सुना है कि 90% ऑफ योर रेवेन्यू इज योर जी इंटरेस्ट पेमेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये तो एक एरिया है। फिर जो दूसरी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि अभी जो हमने अपना करंट अकाउंट मैनेज किया हुआ है कि इंपोर्ट्स को अभी तक हमने फुली अलाउ नहीं किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अब इंपोर्ट्स कर्टेल करने की वजह से जो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बजटेड थी, फॉर इंस्टेंस देखें जब इंपोर्ट्स होती हैं तो आपकी डिफरेंट ड्यूटीज़ उस पर लगती हैं, सेल्स टैक्स आता है, विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, तो उसकी कलेक्शन में भी कमी हुई है। इवन इन दीज 4 months 79 बिलियन रुपीज़ की खबर आ रही है कि शॉर्टफॉल एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो इंपोर्ट्स रिलेटेड टैक्सेस हैं। और इसको जो आईएमएफ के साथ फिगर्स शेयर की गई हैं उसमें बड़ा कंसर्निंग थोड़ा सी चीज़ ये आ रही है कि जो फेडरल ड्यूटीज़ हैं उसमें 250 बिलियन रुपीज़ और सेल टैक्स प्लस विद होल्डिंग टैक्स में 350 बिलियन रुपीज़, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आपको बता रहा हूँ, इनकी शॉर्टफॉल बनेंगी बाय जून। अब ये जो 560 अरब की शॉर्टफॉल बनेंगी इसको कवर कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ने आईएमएफ को प्लान दिया है कि जी हम आपको डोमेस्टिक रिकवरी बेहतर करके ये शॉर्टफॉल पूरा कर देंगे, लेकिन आईएमएफ इस चीज़ पे नहीं आ रहा। अब अगर आईएमएफ इस पे कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिनी बजट, although at this point of time this possibility is very very remote। लेकिन आईएमएफ का कुछ पता नहीं है, अगर वो पिछली दफ़ा उन्होंने बड़ा हार्ड स्टांस लिया था, इसी तरीके से वो आगे बढ़े तो ये बात उस तरफ भी जा सकती है। दैट इज़ वाई जो करंट लेवल्स हैं इस पे मार्केट में हमें रिस्क लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आईएमएफ के मैटर से रिलेटेड जैसी क्लैरिटी आएगी तो आपका रुपया जो है वो दोबारा अप्रिशिएट करेगा, आपकी मज़ीद अब हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो भी एक अनसर्टनिटी की वजह से मार्केट्स पे थोड़ी सी अगर डिप आती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जो भी अच्छी अर्निंग्स वाले स्टॉक्स हैं
उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका होगा। अब मैं एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि प्रीवियस पीरियड्स में आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं उसमें बड़ा साइजेबल इजाफा हुआ है। अच्छी कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी दिए हैं, उन्होंने उनकी अर्निंग पर शेयर्स भी इम्प्रूव हुई हैं। सुपर टैक्स इम्पैक्ट था जून के क्वार्टर में, वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखें तो जो थर्ड क्वार्टर था सितंबर का, इसमें जो एवरेज ग्रोथ बनती है कंपनीज़ की कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो सिर्फ 66% की ग्रोथ बन रही है। और इसी तरह जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं उसमें भी तकरीबन 18% की ग्रोथ आई है। तो काफ़ी इनकरेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। और ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ी हैं, ये भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। अब इसमें एक चीज़ और आपको थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि देखें, अक्सर बात होती है कि जी मार्केट्स लेवल तो बहुत ऊपर आ गए हैं, बट रिमेंबर कि ये जो 53,000 का फिगर है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक हाई लेवल जो 2017 का एक पहले हाई था वो ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर आप मार्केट का बिहेवियर देखें तो वो सजेस्ट कर रहा है कि ये जो भी पैटर्न बन रहा है, इसमें आपके साथ जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है, ये टोटल रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है। मतलब इसका सिंपल टर्म्स में ऐसे समझें कि इसमें ना सिर्फ प्राइस इंक्रीज इनकॉर्पोरेट होती है, बल्कि जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं, जो बायबैक्स हैं, जो राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट होके आ रही होती हैं। तो इंडेक्स एक में बड़ा एलिवेटेड लेवल दिखा रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें मार्केट का 4.2 4.3 पे जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पे है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप देखें कि इतने इंडेक्स के जो हाई लेवल्स हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपको कंपनीज़ में मुसलसल बाइंग नज़र आ रही है। तो उसकी रीज़न ये है कि अभी जो कंपनीज़ के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे है और उनमें काफ़ी पोटेंशियल। नहीं, अभी मैं खुद एनालिसिस भी कर रहा था सिंस जुलाई 2023, जो कि मेरे ख्याल में 41 के राउंड पे हमारी KC 100 था। अभी भी जो 12-13 हज़ार पॉइंट्स का इजाफा है ना, उसमें से 8 या 8,500 जो पॉइंट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और आई थिंक सीमेंट के हैं। ठीक है, ये 3 सेक्टर है जिन्होंने 70-80% ऑफ दी एप्रिसिएशन में कंट्रीब्यूट किया अभी तक। तो अगर आप जिस तरह आपने अभी कहा है इंडेक्स को बहुत इजी तरीके से ये भी कह सकते हैं ना कि अगर वो 2002 में 2000 का था तो आप उसको रुपए की टर्मिनोलॉजीज़ में रख लें कि यार 2000 रुपये जो थे वो आज के 52,000 रुपीज़ बन गए या 53,000 पे गए। अगर आप उस चीज़ को भी देखें, अभी भी मेरे ख्याल में हम तो कहीं भी करीब नहीं है। हमारी नॉर्मली जो इंडेक्स की जो एवरेज रेंज बाउंड है वो 6 to 9 PE के अंदर होती है। हम किसी ज़माने में समझते थे 6 पे अट्रैक्टिव लेवल पे है, 9 के ऊपर आपको अपनी वो कर देनी चाहिए। और जो 53,000 हम 2017 का कह रहे हैं वो एक ऐसा लेवल है जो कि मेरे ख्याल में एक्सेप्शन थी, यानी कि वो 12 के प्राइस टू अर्निंग पे हम ट्रेड कर रहे थे। और उस वक्त आई थिंक अगर आपको याद हो CPEC का काफ़ी ज़ोर था कि CPEC ने पता नहीं क्या कर देना पाकिस्तान को, एक स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा ये। लेकिन अगर आप पॉइंट्स को या इंडेक्स को उस पर मैप करें कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पीक ऑफ द साइकिल पे 9 PE के ऊपर भी जाते हैं, सो 9 PE का मतलब है कि ये तो 100,000 से भी ऊपर जा सकता है उस तरीके से। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। अच्छा, अगर मैं वैसे बात करूं कि IMF अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ मनी एसोसिएटेड विद इट एज वेल? क्या IMF कुछ और पैसे रिलीज़ करेगा या सिर्फ ये आपको गारंटी देगा जी कि आप सही जा रहे हैं तो लेंडर से आप ले सकते हैं? ऑब्वियसली उनकी ट्रांच रिलीज़ होनी है, ठीक है, 700 मिलियन US डॉलर की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा फ्रेंडली कंट्रीज़ की मज़ीद सपोर्ट आपके पास आएगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर होंगी। लेकिन वंस अगेन थोड़ा सा जो रिस्क फैक्टर है ना, एक चीज़ अभी एक पॉजिटिव मोड में मैं बात कर रहा हूँ बार बार रिस्क की, कि एक बेसिक जो इन्वेस्टर होता है वो हर चीज़ का सबसे पहले रिस्क देखता है, उसको मैनेज करता है, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट डालता है। सिर्फ वो एक भीड़ चाल होती है ना कि सबको देखे देखे वो तेज़ी के रुझान में, जिस आजकल हम देख रहे हैं लोग बस आ रहे हैं मार्केट की तरफ, जी मार्केट तेज़ है, ऐसे नहीं करना। तो बेसिकली
जो IMF का ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा। अब जो अगले एग्रीमेंट में आप जाएंगे वो कौन करेगा, क्या पॉलिसीज़ होंगी, उस टाइम गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, ये डार साहब का हम एक एग्जांपल पहले देख चुके हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क है इन द कमिंग मंथ्स। और आई थिंक ये जो अभी रिसेंटली जो कि आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट एक्चुअली डाउन है और हमें इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं किया स्टेट बैंक ने, वो भी शायद एक इंडिकेटर यही है कि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि IMF की नेगोशिएशन में कोई इस तरह की नेगेटिव कोई चीज़ हो उसमें। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह इवन पेट्रोल की प्राइसेस इस दफ़ा नहीं डिक्रीज़ की, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं 15-20 रुपये वो भी कम करेंगे, लेवी भी मेरे ख्याल में उतना ही है जितना इन्होंने कमिट किया हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि IMF की इसके लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी था इनको करना। तो डू यू थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट डाउन कर देगा वैसे अभी? जी, मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च से जो इनका अगला साइकिल कब है स्टेट बैंक का? ये मंथली बेसिस पे करते अभी हैं? दिसंबर में था ना, दिसंबर में, फिर उसका आई थिंक मार्च में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स ठीक है। आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स में काट्स आना शुरू हो जाएंगे, ये नीचे आएगा इंशाल्लाह। तो इफ़ेक्टिव जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी क्योंकि कई बार लेवल नीचे आ चुके हैं, तो कंपनीज़ को तो इसका बेनिफिट आना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ फिर इन्वेस्टर्स को मैं रीइटरेट करना चाहूँगा कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो अभी 3% की डिक्रीज़ आई है, ये मार्केट में प्राइस इन हो चुकी है राइट नाउ। मार्केट्स फ्यूचर पे चलती हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे, तो ये इन माय व्यू ये प्राइस इन हो चुकी हैं। तो जो मार्केट के की ट्रिगर्स थे ना जिन पे मार्केट्स चली हैं, जिस तरह कि अभी मैंने आपके साथ 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। रुपये आपका दोबारा से डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, अर्निंग सीज़न ख़त्म हो चुका है, ठीक है। IMF के रिव्यूज़ में थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स का मैंने आपको बताया। तो वंस अगेन इट्स बेटर कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें इन लेवल्स पे। नीचे अगर मार्केट्स मिलें तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक चीज़ इन्वेस्टर्स ने और ज़हन में रखनी है कि इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी रेट है ना, वो अभी तक 22% ही है। हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में जो आपकी रिटर्न्स आएंगी मार्केट की, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना कि ये रिटर्न्स बड़ी ग्रेजुअल होती हैं। ये जो सडन और एब्रप्ट एक्शन आ रहे हैं ना मार्केट में, ये मार्केट के जो वॉलेटिलिटी है, उसकी स्विंग्स है, उसको बढ़ाते हैं और रिस्क लेवल को बढ़ा देते हैं। रिटर्न्स हमेशा ग्रेजुअल होंगी अनटिल एंड अनलेस के आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एक बड़ी उसमें एक डिक्लाइन हमें नज़र आए। तो बहुत कॉशियसली, प्रूडेंटली और एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के कंपनीज आइडेंटिफाई करके अच्छी डिविडेंड यील्ड वाली उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ये जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं इनमें बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। इरफान भाई, ये भी अगर देखें कि जब हालात इतने ख़राब थे तो कंपनी कॉर्पोरेट्स की अर्निंग इतनी बेहतर क्यों हुई? अगर वैसे देखा जाए, एक तो चैलेंज समझ आती है ना कि एक इन्वेस्टर जो मार्केट है वो ओपन है, एक आप बाय करेंगे, मैं सेल करूंगा तो आप बाय करेंगे, तो वो तो एक सेंटीमेंट समझ आता है कि जब मुल्क के हालात ही ठीक ना हो। लेकिन जो अंडरलाइन कंपनीज़ हैं, जो ट्रेड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हो रही हैं, जिस तरह भी हमने देखा भी है कि 18% अगर डिविडेंड इंक्रीज़ हुआ है, अर्निंग सब कंपनीज़ की कंपैरेटिवली जो अच्छी कंपनीज़ थी उनकी इंक्रीज़ हो रही है। सो ये क्या आपको डिफरेंट क्यों नज़र आ रहा है ना कि जहाँ पे मैक्रो लेवल पे इतने मसले हैं तो कंपनीज़ क्यों बेहतर परफॉर्म कर रही हैं ऐसे? सर देखें, हर मुल्क के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हालात होते हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा फर्टिलाइज़र सेक्टर से। हमारी जो अप्रोच है करंट जो भी गवर्नमेंट्स की होती है, वो ये करते हैं कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते हैं, उनको सब्सिडाइज्ड इनपुट्स देते हैं, और फर्टिलाइज़र वाले जो हैं वो आगे जो है वो एक कम कीमत पे आगे फार्मर्स को चीज़ दे रहे होते हैं। लेकिन हमारी एस्टिमेशन में या हमारे ख़्याल में उतना जो बेनिफिट फार्मर्स को देना चाहिए था इन्होंने नहीं दिया। इनके एप्टिटा आप देखें तो बहुत बड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको बेनिफिट पीछे से सब्सिडीज़ ज़्यादा मिली और इन्होंने फार्मर्स को कम पास ऑन की है। इसकी वजह से आपके फर्टिलाइज़र सेक्टर का जो आप देखें कि अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं। फिर एक चीज़ आपने फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखनी है कि इसकी जो डिमांड है वो इनलास्टिक है।
इर्रेस्पेक्टिव आप कोई प्राइस फिक्स करें, फार्मर में तो खाद लेनी है, ठीक है। तो इस डिमांड फैक्टर्स की वजह से और जो इनको सब्सिडीज़ मिली, इनको काफ़ी इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ बढ़ी हैं। अच्छा, अब आते हैं सीमेंट सेक्टर पे। सीमेंट सेक्टर में भी देखें कि सीमेंट सेक्टर में ये डेवलपमेंट हुई है कि सीमेंट सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो प्राइस वॉर में नहीं गई, उन्होंने प्राइस कटिंग नहीं की एक दूसरे का मार्केट शेयर लेने के लिए। अब एक तरफ से कोल की प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस भी कम हुई, लोकल कोल भी सस्ता था, अफगान कोल का एलिमेंट है, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरप्राइजिंगली आप देखें कि सीमेंट की जो इन्होंने पर बैग कॉस्ट थी वो नहीं कमी, हमें वाज़ह कमी नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा शूट कर गए, ठीक है। तो नो डाउट इनकी थोड़ी सी सेल्स कम हो रही हैं, लेकिन इनके मार्जिन्स इतने अच्छे हैं कि वो सारी चीज़ बीच में कवर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर का अपडेट था। बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, उनकी मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग फिर मार्केट से पैसा निकाल के बैंक्स में जाते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक्स की जो अर्निंग्स हैं वो उस वजह से बेहतर हो रही हैं। तो ये 2-3 सेक्टर्स थे, मैंने सिर्फ बड़ा ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया है। इसके और भी डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं जो कि इंशाल्लाह किसी और सेशन में मज़ीद डिटेल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुरे हालात में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल। अगर मार्केट को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख लें और सिर्फ बिजनेसेस पे फोकस कर लें, तो दिस इज़ अगेन नॉट ए बैड स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ कि जब इस तरह के बुरे हालात हो तो शायद काफ़ी चीज़ें आपको बड़े अच्छे रेट पे मिल सकती हैं जो कि वो है। चले अब आगे का अगर हम आउटलुक देखें पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ IMF भी है, अभी मार्केट्स भी हैं, हिस्टोरिकली हम 4.2 4.3 पे है, आगे को आप कैसे देख रहे हैं ना? अगर तो फॉर एग्जांपल IMF भी हो जाता है, इलेक्शंस भी हो जाते हैं, एक नई गवर्नमेंट भी आ जाती है, हाउ डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ये कैसा परफॉर्म करेंगे वैसे? तो देखें, पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम रहा है ना, वो रहा है कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। हमारे पास गवर्नेंस अच्छी नहीं रही। जो भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे तो फिर आपके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। तो अभी कुछ इनकरेजिंग स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, लेट्स सी कि क्या आइंदा जो इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट आएगी उसको कंटिन्यू करती है नहीं करती, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो ये सारा आपकी जो चीज़ जाएगी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, आपकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, किस एक्सटेंट तक उसको लेते हैं, ये सारा उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। हम अब सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वी आर ऑन अ रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी, और इंशाल्लाह जो अगला साल होगा वो हमारी मार्केट्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और अभी के टाइम पे जब हम बैठे हुए हैं, आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स लगते हैं जिसमें पोटेंशियल है कि वो बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं? सर सीमेंट, ऑब्वियसली सीमेंट अभी अगर इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो सीमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप देखें तो फार्मा सेक्टर अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह आप देखें ऑटो सेक्टर बहुत ऊपर चला गया, तो फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। आपके IT सेक्टर में काफ़ी अभी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और उसमें अब ये भी चीज़ रखें कि अगर खुदा न खास्ता रुपया मज़ीद अगर डीवैल्यू होना शुरू हो जाता है तो उसका एक बेनिफिशरी आपका IT कंपनीज होंगे, और ये एक्सपोर्ट्स भी अच्छी कर रहे हैं। टेक्सटाइल में पिछले दिनों आप देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और जिस तरह के अभी इनको मज़ीद अगर कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं, इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, तो टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो ये 2-3 सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। बैंक्स ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रिटर्न्स होती हैं उसकी। फर्टिलाइज़र में ईफर्ट है, वो आपको पता ही है कि कैश काउज होती हैं, डिविडेंड FFC ईफर्ट वगैरह दे रहे होते हैं। तो ये इस तरह की सेक्टर्स पे हमें देखना है। बड़ा ब्रीफ है इसका, पूरा सेक्टर वाइज, फिर हमें सेक्टर वाइज से कंपनी वाइज देखना होता है कि किस सेक्टर में कौन सी कंपनी का क्या प्रॉस्पेक्ट है। अब इस टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखें कि डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन उसमें इंटरलूप ने पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। हर कंपनी का अपना बिजनेस मॉडल होता है, तो ये हमें कंपनी स्पेसिफिक होके उसको देखना पड़ेगा जी। ठीक है। और अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो वैसे बनाना है, जनरल एक सॉर्ट ऑफ एडवाइस भी हम करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या परसेंटेज वाइज ऑन इन द रेंज जो भी आपको लगता है कि
कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पे अभी के टाइम पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं वैसे? सर देखें, जो करंट एक्सपोजर की बात है कि जी किस सेक्टर में क्या पोर्टफोलियो है, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टर्स को इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, इंस्टेड के वो यूट्यूब पे सुन के या किसी और चैनल के थ्रू अपने पोर्टफोलियो ख़ुद डिज़ाइन कर रहे हो। उनको प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी चाहिए, वहाँ पे उनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ कि आपने थोड़ा सा हैवी एक्सपोजर रखना है बैंक्स में। लेट्स सपोज यू आप कर सकते हैं 40%, फिर आप फर्टिलाइज़र का रख सकते हैं 20-25%, टेक्सटाइल्स आप रख सकते हैं, और फिर जो बाकी पोर्शन बचेगा वो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं, लाइक सीमेंट स्टॉक्स हैं, जो कि अगर एक्टिविटी बढ़ी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसको आप रख सकते हैं, प्लस फार्मा सेक्टर। ठीक है, और सीमेंट में अगर वैसे जनरली बात करूँ, आपके फेवरेट्स में क्या आ जाता है वैसे? मेपल लीफ। मेपल लीफ की क्या रीज़न है आपके पास कि मेपल लीफ हैज़ बेटर मार्जिन्स, ठीक है, और एंड अ गुड बिजनेस मॉडल, कंसिस्टेंट है ये। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं लकी सीमेंट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लकी तो वैसे सीमेंट में हाँ, और भी इतनी चीज़ें मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद चरार सीमेंट है, उसमें हमें अच्छा नज़र आ रहा है। कुहाड़ सीमेंट, दो के उसमें कोई डेली ट्रेडर्स उतना नहीं जाते, लेकिन बड़ा अच्छा उसमें भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। तो ये 3-4 स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंपनी जैसे मैंने मेपल लीफ का भी देखा, लकी सीमेंट भी कर रहा है, ये सारे जो बाय बैक्स कर रहे हैं, इसके लॉजिक क्या है ना वैसे? अगर मैं सर रेट्स नीचे थे ना, सिंपल लॉजिक ये थी कि आज 4 यानी महीने पहले कंपनी ने कहा अपनी रेट नीचे है, हाँ, एक्सपेंशन को छोड़ो, अपनी चीज़ें ले लो ऐसे। अपनी चीज़ें हम बाय बैक कर लेते हैं। हाँ, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है वैसे अगर जनरल टर्म में मार्केट में सर देखें? देखें, सिंपल, यू आर सकिंग आउट ऑल द शेयर्स? नहीं, सिंपल, अगर मैं मैनेजर हूँ ना, तो मेरा एक बेसिक मेजर है अर्निंग पर शेयर का। अगर मेरी अर्निंग पर शेयर बन रही है ना, 10 रुपये की अर्निंग है और जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल है वो 5 है, तो 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर को हटा दूंगा, ठीक है, मैं उसको 3 कर दूंगा, तो मेरी अर्निंग्स सेम लेवल पे वैसे ही बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये एक वो आप समझ लें कि एक स्ट्रीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल हिसाब तो यही जाता है। फिर वो अपना आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कम कर देते हैं, फिर उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बड़े होते हैं, क्योंकि उन काफ़ी मसाइल आते हैं उनको, उससे वो भी थोड़ा सा वो कम कर देते हैं। अपनी जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दोज अर्निंग्स टू न्यू प्रोजेक्ट्स, वो उसी को शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी नहीं हम कहेंगे जी। तो इज दिस पॉजिटिव फॉर ए कंपनी और नेगेटिव फॉर ए कंपनी के जो बाय बैक कर रही हैं? यानी कि क्या उनके पास आइडियाज़ नहीं है, कोई पोटेंशियल एवेन्यूज़ नहीं है ग्रोथ के, या उनको लग रहा है इतना जो पैसा पड़ा है रादर दैन कि एक नया इंडस्ट्री लिखाओ कुछ करो, हालात वैसे भी इंटरेस्ट रेट ऊपर है, ये तो बेहतर है? आई थिंक इट्स न्यूट्रल, कोई इतना ख़ास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है कंपनीज के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी अर्निंग्स बेहतर रिपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह के 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि मैनेजमेंट देख रही होती है कि यार हमें इसमें थोड़ा सा कुशन मिल सकता है, हमारे पास वी हैव द फंड्स, और दूसरा प्राइसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए थे, तो दैट इज़ वाई इसी बेसिस पे जो कंपनीज़ ने वो बाय बैक को चूज़ किया। सो डू यू प्रेफर कि जो जिन कंपनीज़ ने बाय बैक अनाउंस किया है, डू यू थिंक कि वाकई वो बिज़नेस इतने अच्छे लेवल्स के ऊपर थे कि एज एन इन्वेस्टर भी लोगों को देखना चाहिए कि उस पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। अगेन कंपनी टू कंपनी बेस पे, कुहाड़ सीमेंट था, उसका आप देख लें काफ़ी अच्छा, इस तरह मतलब कंपनी टू कंपनी हमें देखना पड़ेगा। अगर आप इन जनरल आप नहीं कह सकते कि जी सारी कंपनीज के लिए है, हर कंपनी के स्पेसिफिक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, उसके डिफरेंट हालात हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर जज करना पड़ेगा। एक जो लास्ट आई थिंक बिल में एक हुआ था जिस पे ऑथराइज कैपिटल सारी कंपनियां बढ़ाना चाह रही थी, वो क्या रीज़न थी वैसे ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की? क्या लॉजिक थी? एक तो था ना कि शायद वो जो अप्लाई हो भी गया कि बोनसेस पे टैक्स लग गया एक लिहाज से, और उसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आती ना कि बोनस पे अगर टैक्स लग गया तो इसको इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है? यानी 10% बोनस दे दिया, 20 रुपये की प्राइस एक्स कर दी, अगर आप नंबर ऑफ़ शेयर एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई करें तो सेम जगह पे है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है कि आप बोनसेस के ऊपर जो है ना वो आप टैक्सेस दे रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है ये बोनस के ऊपर टैक्स का बेनिफिट को इन्वेस्टर को भी है? क्या एक ज़माने में जब लोग सारे मिलर ट्रैक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि वो बोनसेस इतने दे देता है कि वो अप्रिशिएट होकर दोबारा उसी वैल्यू पे आ जाता है, तो दैट पीपल कंसिडर के यार ये भी एक इन्वेस्टमेंट का इसमें बड़ी एक साइंस लड़ाई थी लोगों ने। हाँ बेसिकली जो इसका बेनिफिट होने जा रहा था ना, कि जब कंपनी मतलब क्या थे जी कि ये जो बोनस आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं, इसको टैक्सेशन से अवॉइड करने के लिए आप इसको कैपिटल में लेके चले जाएंगे। हाँ, वो था कि रिजर्व जो आपके पास पड़े हुए हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ, तो उसको बचाने के पुराने प्रॉफिट पे टैक्स, ये मुझे समझ नहीं है। हाँ, जैसे पुराने प्रॉफिट, ये कहा यार बोनस दे दो, हाँ ठीक है। अब उस बोनस का कॉन्सिक्वेंस क्या होना था, हमने आई थिंक अपनी रिपोर्ट्स भी शुरू की थी, लकी सीमेंट का बताया था, जहाँ कि उसकी वैल्यू का 80% जो है वो बोनस इशू हो जाना था, इतने हैवी रिजर्व्स थे उसके, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें एक 600 वाला शेयर आपको मार्केट में जब वो बोनस एलोकेट करते, तो जब वो एक्स होकर आके चलता तो वो आपका 150 रुपये पे आ जाना था, और नीचे से उसके ऑर्डिनरी शेयर्स कहाँ से कहाँ ट्रेड होने थे। तो कम प्राइस, ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होना हो, आई थिंक ब्रोकर्स को बड़ा बेनिफिट हो जाना था। फिर टर्न ओवर्स मार्केट की SCCP के भी काफ़ी अच्छे खासे वो फीस वगैरह, फीस बहुत बेनिफिट था इनका। हाँ, तो बट अभी तक उस पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया। क्या इन्होंने उल्टा रिजर्व तो नहीं किया कि पहले बोनस के ऊपर टैक्स लगाओ फिर इनको कहना कि पिछले रिजर्व पे पैसे? हर बंदे की अपनी अप्रोच है, हाँ ठीक है। और यही मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। हर बंदा आता है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं ना कहीं से वो पैसे पूरे हो जाए, हाँ, रिजर्व बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास इतना रेवेन्यू हाँ, इकट्ठा हो गया। बस शॉर्ट टर्मिज्म है। लेकिन एथिकली भी अगर मैं वैसे कहूँ, अगर मैं कंपनी हूँ और ऑलरेडी मैंने 29% पता नहीं कितना मैंने टैक्स दे दिया है, जो मेरी रिमेनिंग है वो तो मेरी अर्निंग है ना, एक लिहाज से जो टैक्स पेड मैंने कर दिया है, तो हाउ कैन यू बेसिकली टेक फ्यूचर में जाके 5 साल बाद गए जी जितने भी आपके रिजर्व पड़े उसके ऊपर भी हम लेंगे, इसका मकसद क्या है? मुझे ये समझ नहीं आई वैसे। बेसिकली ये जो इनको इतने हैवी टारगेट्स मिले थे हाँ, IMF से, कहीं ना कहीं से तो पूरे करने थे। कुछ तो हमने कंट्रीब्यूट कर दिया ना सैलरी में दे के। हाँ, तो कुछ इन्होंने इस तरह के प्लान्स बनाए थे, हाँ। ठीक है। बस बेसिक रीज़न यही थी। और आपको क्या लगता है कि अगर टैक्स को इंक्रीज़ करना हो, क्या एक तरीक़ेकार गवर्नमेंट कर सकती है जिससे टैक्स इंक्रीज़ हो सकता है? देखें, आपको डायरेक्ट टैक्सेस पे जाना पड़ेगा। जो जितना कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस पर टैक्सेशन कीजिए। कितना ही बड़ी हमारी पार्ट ऑफ इकोनॉमी है जिस पे टैक्सेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। और वो बेचारे सैलरी वाले का क्या कसूर है कि उनका सारा ये चीज़ भर रहा है, ठीक है। फिर आप टैक्सेस का देख लें, जो टैक्स दे रहे हैं वो सारा हुकूमत सूद में दे रही है, वो कहाँ लग रहा है डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट बजट स्लैश हो रहे हैं, हर चीज़ ख़त्म हो रही है, मेरे से टैक्स लेके वो सूद भर रहे हैं, ठीक है, और फिर और कर्जे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक मेजर हमें इस पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और मुझे लगता है एक ज़माने में पाकिस्तान जो हमारे हालात होते थे हमसाया ममालिक के, तो काफ़ी चीज़ें इजी थी हमारे लिए। मुझे लगता है कि IMF आ गया, कर्ज़ा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल हुई है हमें उसमें, और एक रियलाइजेशन जो शायद अब जाके लोगों में आ रही है, जो डिसीजन मेकर हैं होपफुली, कि अब हमें ना कुछ खुद ही कुछ करना पड़ेगा कि वो जो सेफ़ हेवन जहाँ से हमें ईजी मनी मिल जाता था, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू गेट राइट नाउ। और वो जो एक, और मुझे लगता है दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज वेल, कि एक जो हमें एक कड़वा घोट जो पीना पड़ रहा है अभी, आज भी हम जिस एक उस दौर से गुजरे हैं, होपफुली हम ऐसी चीज़ें कर लें जो कि दूररस हों, जो सस्टेनेबल हों, जिस पे हमारा जो है ना फ्यूचर के ऊपर कोई बायर की उसके ऊपर काफ़ी कम इन्हिसार हो मेरे ख्याल में। तो आई विश कि ऐसा हो, लेकिन अगर आप 75 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो अब बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात किस 75 साल में पहले कभी ऐसा भी नहीं था ना कि हम जाएं और ना मिले। इस अभी दफ़ा जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं इसके, ठीक है। अभी इवन के आजकल के दौर में ये जो अनसर्टनिटीज़ आ रही हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ये भी जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है, ये भी हमारी मार्केट्स को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है जी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है ना रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिटिकल विल नहीं है किसी के पास, ठीक है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिसने रिफॉर्म्स करना है वो खुद बेनिफिशरी है, वो अपना फ़ायदा कैसे छोड़ेगा, ठीक है। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से
आज तक हम रिफॉर्म्स कर नहीं पाए। चलें, हो फॉर द बेस्ट। अच्छा, दूसरा, जाते जाते मैं वैसे सारे गेस्ट से ही पूछता हूँ कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किस तरह आप खुद कर रहे हो? आजकल के सर हालात ऐसे हैं, कुछ बचता ही नहीं है। जितनी सैलरी आती है कुछ ऊपर नीचे से पकड़ के गुजारा होता है। हाँ, ठीक है लेकिन जी। फिर पास में माशाल्लाह आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जी तो आपने अपनी भी प्लानिंग, कोई फाइनेंशियल सेविंग्स वगैरह जो पहले की जी हो? जी, अगर बेसिकली आप एसेट क्लास किस में हाँ, ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं? पोर्टफोलियोज हम देखते हैं, हम्म, उसमें एक्विटी का तो हमें अलाउड नहीं है। हम्म, तो होता है एक ब्रोकरेज हाउस एम्प्लॉयज़ के लिए, हम्म, तो वो आप जो है डे ट्रेड्स वगैरह तो नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट्स में आप जा सकते हैं, उसमें होल्डिंग पीरियड्स की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा सा फिजिबल नहीं ये रहता। सब ब्रोकर्स के ऊपर अप्लाई होता है? जो भी ब्रोकरेज हाउस का एम्प्लॉय होगा ना, उस पर होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि आप सेम डे में एटलीस्ट अपनी सिक्योरिटी बाय सेल नहीं, अगर आपने बाय कर दिया तो आप सेल नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जो अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इस होल्डिंग पीरियड को 7 डेज़, 15 डेज़, 13 डेज़ तक लेके जाते हैं, 30 डेज़ तक, कि यार आपने 30 डेज़ तक इस चीज़ ले ली, फिर आपने आगे नहीं करना। ख़ास तौर पे जो की मैनेजमेंट होती है, अब लाइक मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो हमारे ऊपर तो वैसे ही तलवार लटक रही होती है। ठीक है जी। तो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मार्केट्स में हम अगर करते में, जो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में इन्वेस्टमेंट्स को शेयर आप ले कर रख लो साल 2 साल के लिए, फिर आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हो और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके पास, उसमें हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। जाते जाते इरफान भाई, आई थिंक काफ़ी अरसे से आप इस इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं माशाल्लाह। हमारी पाकिस्तान में कोई 200 से ऊपर के ब्रोकरेज हाउस है। क्या रीज़न है कि अभी तक लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ हम एज ए बिज़नेस नहीं ला सके? क्या आपको लगता है, क्या वो अवामिल हैं जो कि लोगों को अभी भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट से दूर रख रही है? देखें, मार्केट जो होता है ना, हमारी मार्केट के एफिशिएंसी लेवल्स होते हैं। हमारी जो मार्केट है ना, उसका जो बेसिक फ्लॉ नज़र आता है कि किसी भी, आपने नोट किया होगा कि कोई भी शेयर है उसमें कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो आम बंदे तक पहुंचने से पहले पहले की प्लेयर्स उसका फ़ायदा उठा चुके होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जब आम बंदे को पता लगती है तब तक कि वो सारी चीज़ उसकी प्राइस में मोर और लेस ट्रांसलेट हो चुकी होती है। तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, या जो भी आप उसको नाम दे लें, फिर उसके साथ साथ काफ़ी हाउसेस डिफ़ॉल्ट हुए हैं, थोड़े से कंट्रोल वीकनेसेस थी SECP साइड से भी, लोगों के पैसे काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने लॉस किया है। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से घबराते हैं। और तीसरी बात यह है कि बग़ैर समझे, विदाउट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, या अपना एक ऑब्जेक्टिव आप बनाएं कि जी मैंने इतने % रिटर्न इस तरीके से मार्केट से कमानी है, मार्केट को बग़ैर समझे, बग़ैर प्लान के आप सुनी सुनाई बातों पे, एक अखबार वाले, वो आपने इंडिया में वो देखा होगा आजकल यूट्यूब पे वो चल रहा होता है, वो जो अपनी वो कंपनी बनाता है और सारा उस तरह की चीज़ बनती है उसमें, तो बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के इन्वेस्ट करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट भी एक किस्म की साइंस होती है, इसको समझ के किसी से एडवाइस लेके आपने करना है। और सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, ग्रीड इज़ कर्स, छोटे पैसे से आपने बड़े हैवी एक्सपोजर्स लेने, ये हमारी फितरत में अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, और हमने रातों रात अमीर बनना है। ठीक है जी, पेशेंस। ये जो टेंडेंसी है, ये भी अक्सर लोगों को मरवा देती है। थोड़ा खाओ, सुथरा खाओ, और जो एक रीज़नेबल रिटर्न है वो प्लान करें, उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स लें आप, और जितने पैसे हैं उतने के आप शेयर्स लें, मार्जिन आप लें ही ना लोगों से। फ्यूचर ट्रेडिंग या MTS MFS अब करें ही ना। असल में ना प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, और वैसे भी जनरली भी ना, मेरा ₹1,00,000 से अगर 20% बन गया ना, तो एकदम मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, अगर ये 10 होते तो 20 की जगह मेरा 2,00,000 की जगह भी पता नहीं कितना मेरा पैसा बन सकता था। एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द फ्रेंड्स जो कि पैसे दे सकते हैं, कोई घर में किसी के पास है वो भी दे सकते हैं। और आई थिंक वो जो मैं एग्री करता हूँ कि जो एक गेट रिच क्विकली वाली जो स्कीम है ना, जो लोगों को लगता है कि रातों रात होगी, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है एक बंदे को एक सेन तरीके से समझना कि भाई इस मार्केट में दोनों साइड पे, इट्स नॉट अबाउट कि अप साइड पे भी, इवन एट द डाउन साइड, कि आपको अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कि इमोशंस कंट्रोल इन द सेंस कि ये नहीं होना चाहिए अगर मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं सब कुछ बेच के इन्वेस्ट ही कर दूँ, या मेरा लॉस हो गया तो मैं भाग जाऊँ उस तरह करके। आई थिंक मार्केट्स का ना पूरा एक साइकिल है, उसको समझने के लिए जब तक आप उसमें रहेंगे नहीं ना,
आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब कि एक ऊपर जाता है फिर कभी नीचे। अभी जिस तरह पिछले 4-5 साल में तो नीचे ही गया है एक लिहाज से। जो लोग अभी शायद 1 साल में इन्वेस्टेड थे और वो अभी अपसाइड देख रहे हैं, तो वो शायद एक बहुत ही लॉन्ग पर्सपेक्टिव में एक बेहतर मार्केट की कंडीशन देख लें। लेकिन इन केस अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, वो आपको कभी भी बाहर बैठ के नहीं मिल सकता। और मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका ही है कि अगर आपके पास 10 लाख भी पड़े हैं ना, तो आप लाख से ही जाएं, छोड़ दें 9 लाख को, आप इस फिक्स इनकम में डालें, सेविंग में डालें, कोई अपने काम से रख लें, लेकिन गो विद द राइट माइंडसेट कि आपने इसके ऊपर लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करवाना है और कोई बेनिफिट लेना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आई थिंक। और दूसरा एक चीज़ आपने कही है, जैसे ब्रोकरेज डिफ़ॉल्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, जो डिफरेंट चेंजेस की है सीसीपी ने, अब आपको कैसे लग रहा है कि ब्रोकरेज की वो वाली जो टेंडेंसी थी, जो पहले खुद ही ब्रोक हो जाते थे, तो क्या वो काफ़ी हद तक काबू पा गई है? अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें सीसीपी ने किया। नहीं भाई, अब आप मेरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट मुझसे बहुत कुछ निकलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो एक तो एक आम बंदा जो देख रहा है, मैंने थोड़ा बहुत नहीं, मैं वैसे ब्रोकर्स को भी पता है, मैं खुद भी ब्रोकर रहा हूँ। तो बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है, हमने जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे आगे है, ठीक है। तो देर आर सर्टन लूप होल्स राइट नाउ, अभी भी हैं, ठीक है। कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उसमें अभी भी थोड़े से मसले मसाइल हैं। तो हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि जो अच्छा साउंड ब्रांड है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप उसका कैपिटल देखें, उसका वर्किंग कैपिटल देखें, और ये सारी चीज़ें वेबसाइट से मिलेंगी, फाइनेंशियल्स पढ़ें, ठीक है। आपने उस चीज़ में उन हाउसेस में जाना है जो कि फाइनेंशियली साउंड है। फिर उन हाउसेस में नहीं जाना जहाँ मेल प्रैक्टिसेस हैं। अगर आपको कोई बंदा आके लालच दे कि यार ये ले ले 10% मार्जिन मेरे से, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी कमीशन बना रहा होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। ये रेड फ्लैग्स ही आप कंसिडर करेंगे? अगर मैं वैसे रेड फ्लैग्स कहना चाहूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में रहकर नहीं करनी है, या आपको आइडेंटिफाई करनी है, यार अगर ये कर रहे हैं ना तो इसे दूर ही रहें तो बेहतर है? 2 निशानियाँ, अगर आपको कोई बंदा कहता है ना, ठीक है, आजकल आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा नीम हकीम फिर रहे हैं मार्केट में, ब्रोकर साइड पे भी, ठीक है, और आपको दूसरी चीज़ों में नज़र आएगा। तो आपने उनसे बचना है, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है। कोई भी प्रोफेशनल होगा वो आपको पहले रिस्क दिखा के बात करेगा, ठीक है। लाइक मैं अगर आज किसी को प्रपोज़ल देता हूँ ना, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े अभी यहाँ आने से पहले हमारी मीटिंग से बड़े कॉर्पोरेट जो यहाँ के फंड्स हैं उनके साथ, तो इस मार्केट में भी इतने ओवरबॉट लेवल्स के बावजूद भी हमने कहा जी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हम आपको काइबाओ प्लस इतने % रिटर्न देंगे, और हमने उनको सारी चीज़ समझाई भी है। तो आम इन्वेस्टर भी कर सकता है। देखें, सिंपल एक रूल ऑफ थंब है, आप अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक ईफर्ट है, ठीक है, तो आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी, आपको कैश इनकम भी आ जाएगी, ठीक है। कुछ आप अपना फिक्स इनकम में लगा दें, आप अपनी टोटल रिटर्न कैलकुलेट करो तो आपको काइबाओ प्लस 4-5 आराम से मिल जाएगा, विदाउट टेकिंग एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। तो प्रोफेशनल एडवाइस पे जाएं, ठीक है। लाइक जिस तरह ये आप माशाल्लाह आपका सरमाया का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप देखो कि आपकी माशाल्लाह बहुत एफर्ट है कि कितने प्रोफेशनल्स को आप लेके आए और उन्होंने लोगों को गाइड किया, लोगों से इंटरेक्ट किया। पहले मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई रिवाज था मार्केट में कि प्रोफेशनल्स आकर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसका काफ़ी लोगों में से अवेयरनेस बढ़ी है। वंस अगेन सरमाया.pk है, और जो प्रोफेशनल आप देख लें जो हाउसेस हैं उनकी रिसर्च आप पढ़ें, बट रिलाई ऑन द प्रोफेशनल एडवाइस। सुनी सुनाई ऐसे बंदे की बात पे नहीं चलना है जिसको खुद नहीं पता, ठीक है, कि कल क्या होना है। और आज आप देख लें कि ढेर लगा हुआ है, आप शाम को ना आपके पास वीडियोज़ की लिस्ट आ रही होती है, और हर बंदा आपको मार्केट देख के क्या होता है, जी मैंने ये कहा था ये होगा। हर बंदे को पता है, इसका मतलब है कि मार्केट ने कल कैसे बिहेव करना है, ठीक है। ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, इनसे बचें, ठीक है। प्रोफेशनल एडवाइस पे जाएं और प्रूडेंट रहें, और अपनी जो टारगेट्स हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो को अनरियलिस्टिक ना रखें। ये ना सोचें कि जी मैं 3 लाख कमा लूँगा
पाक सुजुकी मोटर कंपनीज़ को देके, ठीक है, जो भी प्रेजेंट रिटर्न्स आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट एसेट क्लासेस की, उसकी कवरेज लेके आजकल के दौर में 27-28-30% बड़ी रीज़नेबल रिटर्न है। इस तरह के रिटर्न्स का ऑब्जेक्टिव बना के आप इन्वेस्ट करेंगे, आप कभी लॉस नहीं करेंगे। आई थिंक मैं यहीं पे एंड करूँगा। बड़ी अच्छी चीज़ पे आपने ब्रेक किया। वी आर ऑलमोस्ट एट 1 आवर का जो हमारा था उसके ऊपर हम टच कर रहे हैं। आई स्टिल मैं फिनिश में यही लोगों को कहूँगा कि जब हम पिछले 2-3 साल से, इनफैक्ट इरफान भाई भी पिछले 6 महीने में हमारे साथ काफ़ी दफ़ा स्पेसिस पे भी आ चुके हैं, उस वक्त भी एडवाइस यही थी कि जब बहुत ही एबनॉर्मल और अनसर्टेनिटी की पोजीशन हो तो मे बी वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अभी भी जब हालात हमें लग रहा है कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हैं, थोड़ा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ गया है, अगेन ये नहीं करना कि घर बेच के आपने इन्वेस्ट कर देना है। वो पैसे जो कि शायद आपको 2 से 5 साल पे नहीं चाहिए, स्टिल इट्स ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट। और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या कोई स्पेस देख रहे हैं और बड़े मोटिवेट हो जाते हैं और आपने कोई अकाउंट नहीं खोला और अभी तक आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लान ही कर रहे हैं और साइड पे बैठे हुए तमाशा ही देख रहे हैं, सो आई डोंट थिंक यू विल एवर इन्वेस्ट, ठीक है। बेशक आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दोनों साइकिल्स का देखना और उसके अंदर अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबें पढ़ के आपको कभी नहीं होगा ये प्रैक्टिकली जब तक आप इस तालाब में नहीं कूदेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगी कि इन्वेस्टमेंट में साइकोलॉजी को पे कंट्रोल रखना। और जिस तरह इरफान भाई ने भी कहा था कि पेशेंस से आपको बैठ के ये चीज़ें लेना। और अगेन ये ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पे डिविडेंड आपके कैश में आ रहा है, आपने सिर्फ कंपनी को होल्ड करना है। सो थैंक यू इरफान भाई, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन फ्यूचर, और वी कैन टॉक इन फ्यूचर इन अदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।